सो गाइज लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। 9.3 हमारे सिलेबस में कट गई है तो वो हमने करनी नहीं है, बट उसकी थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले 9.2 में देखते हैं कि क्या हमने सीखना था जो मैं वीडियो में नहीं बना पाया, आप लोगों ने देखी, आपको समझ आया कि नहीं। जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है। मान लो अगर आपके पास dy बाई डी एक्स है तो उसमें जो कांस्टेंट होंगे वो सिर्फ एक होगा, डी स्क्वायर वाई, तो उसमें c1 प्लस c2 हो सकता है, a प्लस बी हो सकता है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे को शेयर करनी थी कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतने ही उसमें कांस्टेंट बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे आपके पास dy बाई डी एक्स हो और यहाँ पे a प्लस बी 2 हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ a ही होगा, या उसको ज़्यादातर हम c कहते हैं। तो जिस भी इक्वेशन में आपके पास c1 c2 वगैरह वगैरह आपको दिए होते हैं उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस मतलब जनरल सॉल्यूशन वाली। दैट इज़ योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन, मतलब जिसके अंदर आपको c गिवन होता है उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है, इसमें आप c की वैल्यू कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ा, क्योंकि c क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल sin x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, या आप वो करता हूं, सॉरी, sin x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आंसर आएगा, टी डी एक्स ऑफ sin x, क्या आंसर आएगा, cos x। अगर sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव करूं तब भी cos x। अगर sin x प्लस 25 करूं तब भी cos x, ठीक है। तो हमने इसलिए इंटीग्रेशन में सीखा था कि हम इसके आगे c लगा देते थे। नाउ व्हाट इज दिस c? इट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इसकी वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, इसकी तो इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज होंगी। फॉर दैट इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, कि cos x प्लस c जो आंसर है वो sin x की बहुत सारी वैल्यू, sin x प्लस 3, sin x प्लस 15, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए हो सकता है। तो इसलिए आंसर लगा दिया cos x प्लस c। मतलब यहाँ पे c लगता है, बेसिकली इसका इंटीग्रेशन होता है। गलत लगा दिया मैंने, कि अगर cos x को इंटीग्रेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर आएगा sin x प्लस c। क्योंकि यहाँ पे c की जगह तो कुछ भी ले लो ना, c की जगह क्या ले लो, कुछ भी ले लो। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी जब c लगा होता है वो एक जनरल सॉल्यूशन होता है कि उसमें कुछ भी लगा लो। लेकिन अगर किसी के अंदर पर्टिकुलरली ये दिया हो, c हो ही ना, तो तब वो जनरल सॉल्यूशन नहीं होता, तब उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये बात याद रखनी है, जिसके अंदर c होगा दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन, जिसके अंदर c नहीं होगा वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। कि यार इसका आंसर यही है, मतलब ये sin x प्लस 0 की बात हो रही है कि इसके आगे हम कुछ भी कांस्टेंट नहीं लगा सकते। वो प्रॉब्लम पर्टिकुलर sin x की ही बात कर रहा था, पर्टिकुलरली sin x। तो उसमें c1 c2 c3 कुछ नहीं लगेगा, c की कोई वैल्यू नहीं लग सकती। c मीन्स इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज, उसको डिनोशन देती है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट इज c। जब इसके लिए इसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। क्योंकि ये अभी आपके एक्सरसाइज में काम आने वाली चीज़ें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जी। 9.3 सिलेबस में नहीं है, 9.4 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी आपको जो 9.3 में सिखाना चाहिए था या नहीं सिखाया, ये 9.2 में आपको कंपैरिजन कराया। उसके अंदर आपको डिफरेंशियल सॉल्यूशन पता थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन थी, और आपको बताना था कि जनरल सॉल्यूशन कौन सा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा है, या निकालना था। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है, और उसके 3-4 मेथड्स होते हैं। हमारे सिलेबस में 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जो आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.4 में। वेरिएबल सेपरेशन मेथड कैसे करते हैं कुछ नहीं बताऊंगा, कोई हिंट नहीं दूंगा, सीधा क्वेश्चन करके कि वेरिएबल को सेपरेट कर दो
और एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। हाउ टू मेक डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो सीधा सीधा एग्जाम्पल नंबर 9 कराएंगे, क्योंकि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता हो तो आप बनानी हो तो आपको बस कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। कैसे करते हैं, ये आपको गिवन है x+1/2 - y। जब आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है और इसको यूज़ करके आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनानी, ऑलरेडी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी मैं गलत बोल गया, ऑलरेडी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें dy/dx आता है। कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की है। अच्छा, लीनियर है, सॉरी कौन से डिग्री की है? अभी हम डिग्री नहीं बता पाएंगे जब तक इसको थोड़ा सॉल्व ना कर लें। क्यों? क्योंकि डिग्री के लिए एक पॉलिनोमियल चाहिए, पॉलिनोमियल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब डिवीजन वगैरह, डिवीजन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह होता है, वो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे तो पता लग जाएगा। खैर, यहाँ पे हमको ऑर्डर चेक नहीं करना, हमको डिग्री चेक नहीं करनी, हमको बस ये चेक करना है कि क्या ये जनरल सॉल्यूशन है किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप बोलोगे सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये रही, बिल्कुल है, इसमें सी भी नहीं आता, तो मतलब ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब वो कह रहा है कि ये एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल के दिखा दो। क्वेश्चन ये था, मैंने गलत बोल दिया था। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल दो, वो जनरल होना चाहिए, जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाए। ठीक है, तो कैसे निकाला जाए? बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्या करना होता है? dy के साथ y वाले ले लो और dx के साथ x वाले ले लो, वेरिएबल को सेपरेट कर दो। dy के साथ y वेरिएबल्स ले लो और dx के साथ x वेरिएबल्स ले लो। उससे क्या होगा? चीज़ें आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, या इसको ऐसे लिख दो, 2 - y dy क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 2 - y dy x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा स्टेप आता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कई बच्चे पूछते हैं सर ये क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो फायदा हो गया कि नहीं हो गया? ये dy इसके साथ आ गया, dx इसके साथ आ गया, इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान है। कैसे? ये विद रिस्पेक्ट टू y, ये विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे बेसिकली हमने ऐसे लगा दिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। तो कर दो जी, 2y - y²/2 और ये हो गया x² + 1/2 प्लस c1। c1 क्यों लिया मैंने? क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ भी तो आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ भी आना चाहिए, बट अगर यहाँ c1 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? c2 आएगा, बिल्कुल आएगा। बट यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो c कितने होने चाहिए? 1। तो हमने क्या किया? हम ये मान रहे हैं कि यहाँ वाला c1 भी इसी के अंदर डाल दिया। बेसिकली ये c2 - c1 हो गया, उसको एक ही तरह से c2 ही या c1 ही मान लिया हमने, क्योंकि ये तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। कांस्टेंट को यहाँ से उठा के यहाँ माइनस कर दिया तो भी तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस या कांस्टेंट में से कांस्टेंट प्लस हो गया तो रहेगा तो कांस्टेंट ही ना। तो इसलिए एक ही बार ले लिया, क्योंकि अगर ये सेकेंड ऑर्डर होता तो मैं यहाँ c2 लेता, यहाँ c1 लेता, उसको अलग से सॉल्व करता, 2 वेरिएबल्स लेता। खैर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, एक आध आएगा तो 10 ईयर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कांस्टेंट भी एक ही होना चाहिए, तो ये उस हिसाब से मैंने बना दी। अब बहुत ध्यान से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म देनी पड़ेगी
जो एक जनरल इक्वेशन कहलाया जाए। जनरल इक्वेशन में C1 होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको सॉल्व कर लो, एक प्रॉपर इसको जैसे करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली C1 नहीं है, ये 2C1 है, क्योंकि जो LCM लिया मैंने दोनों तरफ। अब आप सारा कुछ नॉर्मल फॉर्म में ले आओ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y। अब बचा कुचा है माइनस 2c प्लस सारा कुछ ले आए, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। और ये जब 2c1 है ना, इसको हम डिनोट कर देंगे बड़े कैपिटल C से। आप बोलोगे सर फिर पहले से ही C लिख देते, C1 लिखने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे C1 है, कई बार C1 भी होगा, C2 भी होगा, C3 भी होगा, उसको लास्ट स्टेप में क्लब करके हम इकट्ठा C लिख देंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टार्टिंग आप C1, C2, C3 से करेंगे, बाद में जाके उनको क्लब कर देंगे तो C आ जाएगा। एज ये dy/dx था, एक ही ऑर्डर के डेरिवेटिव था, तो इसमें कांस्टेंट भी एक ही होना चाहिए, दैट इज C, एंड दिस इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि जब मैं इसको डेरिवेट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आंसर आएगा। आप लोग करके भी देख सकते हो, अगर आप चाहो ना, इसको डेरिवेटिव कर दो, 2x आ जाएगा, 2y आ जाएगा, 2y dy/dx साथ में रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। बट दिक्कत आपको पता है कहाँ पे आएगी? दिक्कत आपको इस C की वैल्यू के लिए आएगी, क्योंकि आपको C की वैल्यू नहीं पता। तो मतलब C की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए आंसर यही आएगा। C की जगह जितनी वैल्यूज रख दोगे ये आंसर आएगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन अभी जनरली सबके लिए है, C की वैल्यू चेंज करते रहो, आंसर ये आता रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है। कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, मिल बांट के एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9 हो गया, अब 10 करेंगे। एग्जाम्पल्स मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, जितने आपसे हो जाएंगे उतने बढ़िया, बाकी मैं करा दूंगा। सिंस डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इतने, तो dy/dx 1 + y² अपॉन 1 + x²। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अगर ये ऑनलाइन क्लास होती तो ये आप करते, उल्टा मैं ना करता। मैं सोच भी रहा हूँ कि थोड़े दिन बाद ये वीडियोस बंद कर दूँ, ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू कर दूँ, क्योंकि फिर मैं इसमें मेरी मेहनत कम लगेगी, बैठ के आराम से आपको बोलता रहूँगा, आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना? हाँ जी, इसको अलग अलग कर दो। अब इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत रहेगी अलग अलग करने के लिए। देखो, आँख बंद करके अलग नहीं करना, आँख खोल के अलग करना है। ठीक है जी? क्या हमारे पास इसका फॉर्मूला है? बिल्कुल है। तो लिखना है इंटीग्रेटिंग, ऐसे लिख दो। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। वैसे ये इस स्टेप में नहीं किया था, इसके अगले स्टेप में किया था। बेसिकली 2 स्टेप का मैंने क्लब कर दिया, आप नहीं करेंगे। एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, मार्क्स कट जाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स के हिसाब से देखा जाए, dy 1 + y² dx 1 + x²। ठीक है, हमारा फॉर्मूला नहीं है a² + y² वाला, क्यों नहीं है? तो उसका क्या फॉर्मूला है? tan 1/a, 1/a मतलब 1/1 ही हो गया, और tan इनवर्स y/1 तो y ही होगा वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे आ गया अब C। एज ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो C एक ही रहेगा, C1 कह दो इसको, या डायरेक्टली C लिख दो। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन खत्म हो गया जी। 11th एग्जाम्पल। एक काम करते हैं, चलो एग्जाम्पल ही कराया तो चलो। वो कह रहा है फाइंड द पर्टिकुलर, अब आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं बोल रहा, अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहा है, इसलिए एग्जाम्पल ये वाला मैं आपको नहीं करा रहा, मैं सीधा क्वेश्चन पे जंप करूँगा। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर
1 एक्सरसाइज 9.4, ध्यान से देखना। स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। थोड़े से मैं कराऊंगा, थोड़े से आप करेंगे। आपको dy बाय dx दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, तो पहले आप लोग करो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से 1 माइनस ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद आप लोग फटाफट से ऐसे मत लगा दो, क्योंकि ये ऐसा सॉल्व होगा ही नहीं। तो आपको जिस बच्चे की इंटीग्रेशन अच्छी है ना, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन अच्छा है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे हमने ये वाले क्वेश्चन किए हुए हैं, वहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट करना सीखा हुआ है। इसको इंटीग्रेट करने से के लिए हम क्या करते थे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से चेंज करते थे और सॉल्व करते थे। तो अभी इसको चेंज करना सीखो। ये आपका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर, ठीक है जी। तो पहले अपना दिमाग लगाना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हो गया dy, यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर x बाय 2, इसका आंसर आ गया y। इसका आंसर अभी आएगा नहीं, tan स्क्वायर की कोई डिफरेंशियल डायरेक्ट नहीं होती, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ठीक है। तो बाकी इंटीग्रेशन ही है, बाकी तो कुछ खास है नहीं। तो y इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan, तो tan x बाय 2, और ये रह गया चेन रूल, ये डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव लिया जाता है, तो 1/2, ठीक है, माइनस एक्स, तो ये 1/2 कहाँ आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और प्लस ये इसका आंसर है, जिससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। हाँ, बाकी आप इकट्ठा कर सकते हो, y प्लस एक्स प्लस वगैरह वगैरह कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये था। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ काम है नहीं कुछ खास। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, चलो, ठीक है।